देखिए, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस हो, उसके पीछे नियमों का एक पूरा ढांचा होता है। और आज हम भारत में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस के लिए जो रूल बुक है, उसकी दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि आपका पैसा सही और सुरक्षित हाथों में रहे। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। जब कोई अपनी मेहनत की कमाई किसी एक्सपर्ट को सौंपता है, तो ये भरोसा आखिर आता कहाँ से है? यहीं पर एक रेगुलेटर की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। और यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत की नींव है। तो उस सवाल का जवाब है सेबी का ये मास्टर सर्कुलर। इसे आप एक तरह की अल्टीमेट रूल बुक समझ सकते हैं। देखिए, पहले क्या था कि नियम कई अलग अलग सर्कुलर्स में बिखरे हुए थे, लेकिन सेबी ने इन सबको एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया है ताकि पोर्टफोलियो मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए चीजें एकदम साफ और सीधी हों, कोई कंफ्यूजन न हो। ठीक है, तो चलिए अब इस सफर पे आगे बढ़ते हैं। किसी भी इन्वेस्टर की जर्नी का पहला और सबसे जरूरी पड़ाव होता है अपने लिए एक सही पोर्टफोलियो मैनेजर को चुनना। तो देखते हैं कि सेबी ने इस पहले ही कदम पर क्या-क्या चेक और बैलेंस लगा रखे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक बहुत ही सख्त रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये पूरा प्रोसेस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से शुरू होता है और एक कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति तक जाता है। ये सारे कदम असल में ये पक्का करते हैं कि सिर्फ क्वालिफाइड और जिम्मेदार लोग ही इस फील्ड में काम कर सकें। 50 लाख रुपए, ये वो मिनिमम अमाउंट है जो पीएमएस में निवेश करने के लिए चाहिए होता है। अब ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये सर्विस बड़े इन्वेस्टर्स के लिए है। और यही एक बड़ी वजह है कि सेबी ने इतने कड़े नियम बनाए हैं ताकि बड़े निवेश को सुरक्षित रखा जा सके। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है। पीएमएस मोटे तौर पर दो तरह का होता है। पहला है डिस्क्रिशनरी, जिसमें आप एक तरह से ड्राइविंग सीट पर मैनेजर को बिठा देते हैं। सारे फैसले, कब खरीदना है कब बेचना है, वो आपके लिए लेते हैं। और दूसरा है नॉन डिस्क्रिशनरी। यहाँ स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होता है और मैनेजर एक नेविगेटर की तरह काम करता है जो बस रास्ते सुझाता है। फैसला आपका होता है। चलिए, मैनेजर चुन लिया गया। अब खेल के नियम क्या हैं? सेबी ने कई सारे गार्ड रेल्स यानी कि सुरक्षा उपाय बनाए हैं, ये पक्का करने के लिए कि मैनेजर आपके पैसे को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से हैंडल करे। अब ये बात वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, सेबी मैनेजर के प्रोफेशनल जजमेंट की इज्जत करता है, लेकिन साथ ही एक लक्ष्मण रेखा भी खींच देता है। मतलब मैनेजर अपनी समझ से फैसले ले सकता है, लेकिन अगर उसकी नीयत में खोट है, कोई धोखाधड़ी है या फिर बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, तो उसकी जवाबदेही पूरी तरह से तय है। 30%, इस नंबर को याद रखिएगा। ये वो सीमा है जो हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकती है। कोई भी मैनेजर अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो का 30% से ज्यादा पैसा अपनी ही किसी सहयोगी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये नियम मैनेजर को क्लाइंट के हितों को सबसे ऊपर रखने पर मजबूर करता है। और यहाँ देखिए, पावर इन्वेस्टर के हाथ में कैसे दी गई है। अगर मैनेजर को अपनी ही किसी संबंधित कंपनी में पैसा लगाना है, तो उसे पहले क्लाइंट से साफ साफ लिखित में हाँ करवानी होगी। और क्लाइंट के पास ना कहने का भी पूरा अधिकार है। वो चाहे तो 30% से कम की लिमिट भी तय कर सकता है। सब कुछ इन्वेस्टर के कंट्रोल में है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबको प्रभावित करती है, यानी लागत, फीस, चार्जेस और एग्जिट लोड। यहाँ पर पारदर्शिता ही सबसे बड़ा नियम है। ये एक बहुत सीधा और सरल नियम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विस शुरू करने के नाम पर आपसे कोई अपफ्रंट फीस नहीं ले सकता है। मतलब साफ है, फीस सर्विस देने की होगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की नहीं। ये एक बहुत ही फेयर प्ले वाला नियम है। इसको ऐसे समझिए कि मैनेजर को परफॉर्मेंस फीस तभी मिलेगी जब वो आपके पोर्टफोलियो को उसके पिछले सबसे ऊंचे लेवल से भी ऊपर ले जाए। अगर आपका पोर्टफोलियो पहले नीचे गया और फिर वापस पुराने लेवल पर आया, तो उस रिकवरी के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। फीस सिर्फ नई कमाई पर लगेगी। सेबी ने खर्चों पर भी एक लिमिट लगा दी है। जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो क्लाइंट के टोटल एसेट्स के 0.50% से ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर मैनेजर अपनी ही किसी एसोसिएट कंपनी से ब्रोकरेज जैसी कोई सर्विस ले रहा है, तो उस पर भी 20% की कैप है। ये इसलिए ताकि कोई अपने ही लोगों के जरिए अनुचित फायदा न उठा सके। और अगर किसी को अपना पैसा जल्दी निकालना पड़े, तो सेबी ने उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना दिया है। एग्जिट लोड वक्त के साथ साथ कम होता जाता है। पहले साल में 3%, दूसरे में 2%, तीसरे में 1% और 3 साल के बाद 0। ये नियम लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देता है।
देखिए, किसी भी फाइनेंशियल सर्विस की रीढ़ होती है पारदर्शिता और रिपोर्टिंग। और सेबी ने ये पक्का किया है कि इन्वेस्टर्स को हमेशा ये पता हो कि उनके पैसे के साथ आखिर हो क्या रहा है। सेबी ने इन्वेस्टर्स के लिए एक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन टूलकिट तैयार कर दी है। एग्रीमेंट से पहले आपको एक डिटेल्ड डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट मिलता है, फिर हर 3 महीने में आपके पोर्टफोलियो की पूरी रिपोर्ट आती है। जानकारी के ये कई लेयर्स पक्का करते हैं कि कुछ भी छिपाया ना जा सके। और एक और बहुत ज़रूरी नियम, परफॉर्मेंस की जो रिपोर्टिंग होगी वो हमेशा नेट होगी, यानी सारे खर्चे और टैक्स काटने के बाद आपको क्या मिला वो बताया जाएगा। और तुलना को सही रखने के लिए सभी मैनेजर्स को एक ही मेथड TWRR का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि सेब की तुलना सेब से हो, संतरे से नहीं। और आखिर में बात करते हैं उस स्थिति की, अगर कभी कोई समस्या आ जाए तो क्या होगा। एक मजबूत सिस्टम में विवादों और शिकायतों को हल करने के लिए भी एक साफ सुथरी प्रक्रिया होनी ही चाहिए। क्लाइंट के साथ जो एग्रीमेंट होता है उसी के अंदर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज भी होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने का एक औपचारिक रास्ता पहले से ही तय है, जिसमें अक्सर आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता का जिक्र होता है। और पारदर्शिता को एक कदम और आगे ले जाते हुए हर पोर्टफोलियो मैनेजर को अपनी वेबसाइट पर मिली सभी शिकायतों का पूरा डेटा दिखाना जरूरी है, और इसे हर महीने अपडेट भी करना होता है। साथ ही सेबी के सेंट्रलाइज्ड कंप्लेंट पोर्टल स्कोर्स का डायरेक्ट लिंक भी देना होता है। इससे जवाबदेही और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि सेबी ने 207 पेजों की एक बहुत विस्तृत रूल बुक के जरिए एक मजबूत फ्रेमवर्क तो तैयार कर दिया है, लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, क्या सिर्फ नियम बना देना ही काफी है, या आखिर में इन्वेस्टर की अपनी जागरूकता और फाइनेंशियल लिटरेसी ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है? इस पर सोचिएगा जरूर।